सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो हालांकि आप लोग थोड़े से कायर हो गए होंगे मैडम की तरह, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में बायोलॉजी में वंशागतिकी और विविधता के अंतर्गत हमने कवर किया था बहुजीनी वंशागतिकी और बहुप्रभाविता। अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, जाइए और देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम पहले शॉर्ट वीडियो बना चुके हैं। आज हम इसको लंबे वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा उत्परिवर्तन। तो पहले हम समझेंगे उत्परिवर्तन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, और फिर मैं आपको बताऊंगी इसके टाइप्स यानी कि प्रकार, और इसके बाद प्रकारों के एग्जाम्पल की कैसे आप उनको समझ सकते हैं। तो उत्परिवर्तन क्या है, आइए पहले इसे समझते हैं। उत्परिवर्तन जो है ये रिलेट करेगा हमारे डीएनए या जीन से। अगर हमारे शरीर के अंदर डीएनए या जीन जितने बनने चाहिए और जैसे बनने चाहिए वैसे बन रहे हैं तो ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर डीएनए बनते समय उस डीएनए के अनुक्रम में, अनुक्रम मतलब क्या, तो डीएनए जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन के साथ, साइटोसिन जुड़ा होता है गुआनिन के साथ, फिर एडेनिन थाइमिन के साथ, ऐसे करके बॉन्डिंग होती जाती है। कहने का मतलब ए ऑलवेज टी के साथ जुड़ता है, सी ऑलवेज जी के साथ जुड़ता है। फिर इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब ए ए टी टी ए ए सी सी ऐसा करके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुक्रम तो जैसी व्यवस्था होगी वैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ये अनुक्रम बन रहा है, बनते समय इसमें कोई बदलाव आ जाए, कहने का मतलब यहाँ पर ए के साथ आना था टी को, लेकिन टी की जगह आ जाए सी, या ए के बाद यहाँ पे भी ए आना था लेकिन ए के बाद ए की जगह आ गया कौन, सी। मतलब एक नाइट्रोजनी क्षार की जगह दूसरे नाइट्रोजनी क्षार ने ले लिया, और जैसे ही ये नाइट्रोजनी क्षार ने जगह लिया तो डीएनए के अनुक्रम यानी कि डीएनए की जो व्यवस्था है अनुक्रम, उसमें क्या आ गया, बदलाव। डीएनए से ही रिलेट करते उसके अंदर होते हैं क्या, जीन, और जीन वे होते हैं जो हमें लक्षण बनाते हैं। हमारा शरीर ऐसा बना है, हमारी बनावट ऐसी है, हम ऐसे हंस बोल रहे हैं, हमारा शरीर फंक्शनिंग कर रहा है, ये सब किसकी वजह से, जीन की वजह से। पेरेंट्स से हम तक क्या आए हैं, डीएनए के साथ साथ जीन भी आए हैं। तो वो जो जीन है उनमें भी बदलाव हो जाए, कहने का मतलब जीन की संख्या कम ज्यादा हो जाए, या जीन एक के साथ दूसरा मिक्सअप होके आ जाए, तो या तो डीएनए या फिर जीन, इनमें जब परिवर्तन होता है या डीएनए के अनुक्रम में जब बदलाव होता है, चेंजेस आते हैं, तो इसके कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन बॉडी में होगा, और यही परिवर्तन होगा क्या, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ध्यान से परिभाषा सुनना और साथ में लिखना भी। क्या बोला मैंने, यदि हमारे शरीर में डीएनए या डीएनए के अनुक्रम में बदलाव हो, साथ ही साथ जीन के जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप मतलब जीनों का जोड़ा, ठीक है, जीन के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में भी बदलाव हो। अब जब जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप तो ऑटोमेटिक बदलेगा ना। जीनोटाइप मतलब लक्षणों का जोड़ा, और जो लक्षण बनाएगा वही होगा क्या, उसका फिनोटाइप। जैसे डबल टी जो लक्षण बना रहा है वो कौन सा लक्षण है, लंबा, लेकिन डबल टी की जगह टी के साथ मिक्स एंड अप होके स्मॉल टी आ जाए, या टी के साथ आर आ जाए, कुछ और एडजस्टमेंट, तो जो फिनोटाइप यानी कि लक्षण है वो भी बदलेगा, और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये समझा चुकी कि कैसे होता है। तो डीएनए के अनुक्रम या जीन के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में बदलाव के कारण ही, या डीएनए के अनुक्रम में बदलाव के कारण ही हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, और इसी घटना को कहा जाता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। यहाँ तक क्लियर, धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सिर्फ अभी डीएनए या जीन की बात की है, हम आगे क्रोमोसोम पे भी पहुंचेंगे, ठीक है। उत्परिवर्तन जो है वो क्रोमोसोम पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है।
आगे हम समझते हैं कि उत्परिवर्तन के कितने प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। यहाँ तक मैंने जो परिभाषा बोली एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखिए और लिखिए, साथ ही साथ लिखिए भी। क्या कि डीएनए या जीन में बदलाव, डीएनए के अनुक्रम में बदलाव या जीन के जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव के कारण ही होने वाली घटना को उत्परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की विविधताएं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो मेनली अगर देखें बेटा तो उत्परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है, लेकिन आगे फिर इसके भी टाइप है। उत्परिवर्तन मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीन उत्परिवर्तन, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल, यानी कि गुणसूत्रीय, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। फर्स्ट इज जीन उत्परिवर्तन और दूसरा है हमारा क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। लेकिन जो जीन उत्परिवर्तन है वो वापस से दो प्रकार का है। एक है बिंदु उत्परिवर्तन और दूसरा होता है बेटा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ठीक है, क्रोमोसोमल के कोई टाइप नहीं समझना, हमें सिर्फ समझना है जीन उत्परिवर्तन जो है वो दो प्रकार का है वापस से, एक है बिंदु उत्परिवर्तन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट। आप ऐसा भी कह सकते हो कि उत्परिवर्तन तीन प्रकार का है, बिंदु उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन और क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन, क्योंकि ये दोनों ही किसके अंतर्गत आ रहे हैं? जीनी उत्परिवर्तन के अंतर्गत। अब हम समझते हैं इनको डिटेल में अंदर। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं आगे। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये जो हमने पूरी कहानी समझी कि उत्परिवर्तन यानी कि जो विविधता हमारे शरीर में आ रही है एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, उत्परिवर्तन यानी कि जो विविधता हमारे शरीर में आ रही है वे परिवर्तन किसके कारण आए? डीएनए के कारण। हाँ, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि उत्परिवर्तन शब्द सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। आपसे ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन दो प्रकार का है, जीन और क्रोमोसोमल, लेकिन जो जीन उत्परिवर्तन है ये वापस से दो प्रकार का होता है, एक है बिंदु उत्परिवर्तन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अब हम समझते हैं बिंदु उत्परिवर्तन को। अगर डीएनए अनुक्रम जो है उस डीएनए अनुक्रम में सिर्फ एक नाइट्रोजनी क्षार अपनी जगह बदल दे, ए के साथ टी आना था लेकिन टी के बजाय ए के साथ कौन आ जाए? जी आ जाए। सिर्फ एक नाइट्रोजनी क्षार में क्या हो जाए? बदलाव। जो डीएनए अनुक्रम है उसके किसी एक नाइट्रोजनी क्षार में होने वाले बदलाव के कारण ही उत्पन्न होता है बिंदु उत्परिवर्तन। हुआ ये जीन के कारण ही, लेकिन किसी एक पॉइंट पर हुआ ना, कोई एक जीन बदल गया, कोई एक नाइट्रोजनी क्षार क्या हो गया? बदल गया। तो चूंकि एक में बदलाव हो रहा है, एक पॉइंट पर ये चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए इस घटना को बोला जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। और इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक बीमारी के थ्रू जिसका नाम होता है बेटा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया अगर आपने सुना है, मैंने इसको एक शॉर्ट वीडियो में समझाया भी है कि एक ऐसी बीमारी है जो कि आनुवंशिक है, जो किसी एक नाइट्रोजनी क्षार में उत्पन्न हुए बदलाव के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन होता है ये वैसा नहीं बन पाता जैसा बनना चाहिए, नॉर्मल नहीं बनता, एबनॉर्मल बनता है। और जो हमारी आरबीसी है
उनका शेप गोल ना होकर हंसिए के जैसा हो जाता है, सिकल के जैसा हो जाता है, इसीलिए इस बीमारी को बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। और आप लिखोगे कि बिंदु उत्परिवर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, सिकल सेल एनीमिया। इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बोली कि यदि डीएनए में यानी कि डीएनए के अनुक्रम में किसी एक डीएनए के अनुक्रम में किसी एक नाइट्रोजनी क्षार या किसी एक जीन में बदलाव हो तो इस घटना को बोला जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। इस घटना के बाद जो विविधता उत्पन्न होगी उसे कहा जाएगा क्या, बिंदु उत्परिवर्तन। और इसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। इससे हटके अगर हम एक के बजाय दो दो तीन तीन इसी चेन में ए के साथ कौन है टी, सी के साथ है जी, फिर ए के साथ कौन है टी, फिर सी के साथ कौन है जी, ऐसे करके जुड़े हुए हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर। इसमें पूरे के पूरे तीन के तीन नाइट्रोजनी क्षार को मैं बदल दूं, इधर से इन दोनों को बदल दूं या इधर से इन तीनों को बदल दूं, किसी भी अनुक्रम में एक साथ दो तीन नाइट्रोजनी क्षार यानी कि पूरा का पूरा एक चेन जो है आप इसको छेड़ रहे हो, तीन चार कोडॉन एक साथ आप क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। तो फिर से सुनना, यदि डीएनए अनुक्रम में एक से अधिक नाइट्रोजनी क्षार अपनी जगह बदल दें, ये पूरा का पूरा उठकर कहीं और शिफ्ट हो जाए, ये पूरा दूसरा पूरा का पूरा उठकर इसकी जगह आकर ले, तो चूंकि पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हुआ है ना, इसीलिए इसके कारण जो विविधता उत्पन्न होगी, जो परेशानी उत्पन्न होगी, उसे कहा जाएगा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। एक बार फिर से ध्यान से सुनना कि यदि डीएनए के अंदर जो क्षारों के युग्म है यानी कि क्षारों के जोड़े हैं, इन क्षारों के युग्म ही आपस में घट बढ़ जाए या अपनी जगह बदल दें, या तो इनकी संख्या कम ज्यादा हो जाए या ये अपनी जगह एक साथ बदल दें, तो इस प्रकार की घटना कहलाती है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद जो प्रोटीन है ना, उसमें गलत टाइप के अमीनो अम्ल, अलग टाइप के अमीनो अम्ल जो नहीं जुड़ने चाहिए वो जुड़ने चालू हो जाते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो कि प्रोटीन में अलग टाइप के अमीनो एसिड जुड़ने लग जाते हैं जो नहीं जुड़ने चाहिए, ठीक है, वो है क्या, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अगला है बेटा क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। सिंपल सी बात है, हमारे शरीर में क्रोमोसोम के कितने जोड़े हैं, 46 जोड़े, ठीक है, क्रोमोसोम के कितने जोड़े हैं, 46। इन क्रोमोसोम में अगर बदलाव हो, क्रोमोसोम की संख्या घटे, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए, तो क्रोमोसोम की संख्या, फिर से क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तन के कारण, मतलब क्रोमोसोम की संख्या घटने या बढ़ने के कारण जो उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा, जो विविधता उत्पन्न होगी, उसे कहा जाएगा क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। और इसमें बहुत सारे आनुवांशिक बीमारी आती है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये सब या तो एक क्रोमोसोम कम हो गया या ज्यादा हो गया, इसके कारण उत्पन्न हुए हैं। तो जितने भी क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले बदलाव के कारण परिवर्तन आए हैं, उन सभी को बोला जाता है क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, डाउन, ब्राउन, टर्नर सिंड्रोम। 46 जोड़े लिख दिए मैडम ने, 46 जोड़े नहीं होते, 23 जोड़े होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इन 23 जोड़े में से यदि 21वें जोड़े में ट्राइसोमी हो गई तो 21वां जोड़ा बदल गया, इसमें ट्राइसोमी हो गई, तो कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होगा, 21वें जोड़े की ट्राइसोमी से, यानी कि एक अधिक होने से कौन सा वो होता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम को भी आप बोल सकते हो कैसा उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है, क्रोमोसोमल का। टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे जितने भी सिंड्रोमिक प्रॉब्लम है वो सारे के सारे क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन के उदाहरण हैं। आज हमने समझा, बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था, इसके आगे मैं आपको आनुवांशिक विकार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि उत्परिवर्तन क्या है। साथ ही साथ उत्परिवर्तन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ह्यूगो रीब्रिज ने, ये वर्ड पहले इन्होंने ही दिया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि उत्परिवर्तन के प्रकार कितने, तो मेनली उत्परिवर्तन दो प्रकार का है, जीन और क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। आगे जीन उत्परिवर्तन के वापस से दो प्रकार है, बिंदु उत्परिवर्तन और
फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अगर हम बिंदु उत्परिवर्तन की बात करें तो नाइट्रोजनी क्षार में अगर एक आध नाइट्रोजनी क्षार अपनी जगह अदल बदल कर ले या बदल जाए तो जो उत्परिवर्तन या विकार होगा वो होगा बिंदु उत्परिवर्तन। और इसका उदाहरण मैंने आपको बताया क्या है, सिकल सेल एनीमिया। अगला है फ्रेम शिफ्ट। यदि नाइट्रोजनी क्षार का जोड़ा नाइट्रोजनी क्षार युग्म अपनी संख्या घटा ले, बढ़ा ले या अपनी जगह बदल दे तो इसके कारण जो विविधता आएगी, जो विकार आएगा वो होगा क्या, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसका एग्जांपल मैंने प्रोटीन से रिलेट करके आपको बताया। अगला क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। तो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या कम ज्यादा होने के कारण जो विकार उत्पन्न होंगे या जो विविधता आएगी वो कहलाएगा क्या, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। और इसका उदाहरण वही 21वें की ट्राइसोमी से क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्परिवर्तन आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, साथ ही साथ हो सकता है कि टिप्पणी लिखने को दे दे, या हो सकता है आपसे इससे रिलेट करता हुआ ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। तो अच्छे से समझना, पढ़ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगले लेक्चर में हम आनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर को कवर करेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो प्लीज सपोर्ट अस, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा है वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।